ये क्वेश्चंस देख लो जरा, लुक एट दिस। तो ये कुछ नोट्स एंड असाइनमेंट्स हैं। तो पहले तो ये नोट्स हैं कुछ, ये अपने आप पढ़ने हैं तुमको, जो सब करवाया है वही सब है इसके अंदर, कुछ ज्यादा अलग से नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे नोट्स तुमको खुद से पढ़ने हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चंस जो हम देख रहे हैं वो यहाँ से देखेंगे। हाँ, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये यहाँ पर 6 वेक्टर्स दिए हुए हैं ए बी। विच ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंट रिजल्टेंट? इनमें से कौन से वेक्टर्स हैं जो कि रिजल्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी नहीं होगा, डी मतलब रिजल्टेंट जो होता है एक के टेल से दूसरे के हेड तक मिलता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो है हमारा दिस एफ विल बी रिजल्टेंट। ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ग्रुप पे भिजवा दूंगा आज, ठीक है। तो उसमें नोट कर लेना, बट अभी फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जो लिखने की जरूरत होगी वो मैं बता दूंगा। ओके, इसमें बताओ जरा, इसमें which statement is correct? F2 plus F3 gives F1, F1 plus F2 gives F3, या क्या होगा बताओ? बोलो। सर F1 plus F2 is equal to F3। F1 plus F2 is equals to F3। हाँ, ये दोनों का रिजल्टेंट जो है, नहीं एक सेकंड, यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, तीनों ऑप्शन हो सकते हैं ना, बिकॉज ये A B C तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। एक सेकंड, F1 plus F2 नहीं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन पर जीरो नहीं हो सकता। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है। जो रिजल्टेंट होता है ना, यहाँ पर भी देखो, इसके अंदर भी ये चीज, ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में भी एक चीज गड़बड़ है। यहाँ पर ये रिजल्टेंट नहीं होंगे, बिकॉज रिजल्टेंट कैसे होता है इसको जरा समझना ध्यान से। भाई एक हमारा ये वेक्टर है, दूसरा हमारा ये वेक्टर है, तो रिजल्टेंट ऐसे होता है। ओके, टेल टू टेल मिलनी चाहिए, ये बात समझना भाई, टेल टू टेल मिलनी चाहिए। और ये वाला केस तो यहाँ पे किसी में भी नहीं बन रहा, है ना। तो देयर इज नो रिजल्टेंट ओवर हियर। यहाँ पे ये एफ रिजल्टेंट है, ये बात ठीक है, क्योंकि इसका देखो टेल टू टिप मिल रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। तो इसमें डी होगा। तो कौन से वाले में? इसमें तो F1 F2 F3 वाला है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें हमारा टेल से स्टार्ट होना चाहिए। इसमें भी कोई नहीं बन रहा है वैसे देखा जाए तो, इसमें भी कोई नहीं बन रहा है, पर एक चीज बन रहा है इसमें, F1 plus F2 plus F3 is equals to 0। ये चीज करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, दिस वन, F1 plus F2 plus F3 is equals to 0। अब ऐसा कैसे, ये समझो जरा। इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ पॉलीगन। ये क्या होता है, मतलब कि अगर हमारा एक ये वेक्टर है, इससे स्टार्ट करते हुए ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, ये चौथा वेक्टर, ये पांचवा वेक्टर, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स आप बनाते जाओ, लेकिन अगर एक क्लोज पॉलीगन बन रहा है तो उस पूरे पॉलीगन का रिजल्टेंट 0 होता है। नहीं, ये कर दो। ओके ओके, तो ये जो है वेक्टर्स मिला करके आप एक पॉलीगन बना लो। पॉलीगन का रिजल्टेंट हमारा कितना होता है, 0। अंडरस्टूड? सर ऑडियो नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ पर होता ये है कि एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर हम लें कि ये हमारा एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, तो ये क्या बन रहा है, ये एक पॉलीगन बन रहा है कि नहीं बन रहा? दिस इज अ पॉलीगन, है ना, सबको मिला करके बन रहा है। तो कभी भी अगर एक पॉलीगन बनेगा विद एनी नंबर ऑफ साइड, तो इसका टोटल रिजल्टेंट जो होता है दैट इज 0। द टोटल रिजल्टेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। अंडरस्टूड? यस। ये ध्यान रखना कि टोटल रिजल्टेंट 0 आता है अगर ये पॉलीगन बने। तो इस चीज को लिख लो।
अभी सर हमने पॉलीगन लॉ करानी है ना? नहीं, उसमें किया नहीं था। बट ठीक है, यहाँ पर आ गया। एनी नंबर ऑफ साइड्स का अगर कोई पॉलीगन बनेगा तो इसका सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू 0। पर एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, कोई रिवर्स ना हो। ओके अंडरस्टूड है? यस सर। तो आगे देखते हैं। Two forces of magnitude 3 and 4 Newton respectively act on a body. The maximum possible magnitude of the resultant of these forces is. अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A एंड B, ओके, और हमको मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। भाई मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो A प्लस बी तो हो गया हमारा मैक्सिमम, कि रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम कितना आएगा? A प्लस बी। और मिनिमम कितना आएगा भाई? मिनिमम विल बी A माइनस बी। अंडरस्टूड? तो कभी भी अगर तुमको मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाए तो इट इज A प्लस बी इज मैक्सिमम एंड A माइनस बी इज मिनिमम। अंडरस्टूड? इसको लिख लो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होगा तो मैक्सिमम देगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मिनिमम देगा। तो बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर? 7 न्यूटन। D 1 यूनिट। इसका हो गया डी। तो वो तो मैक्सिमम पूछा, मिनिमम पूछा है? मैक्सिमम ना? मैक्सिमम 7 न्यूटन। 7 होगा। 7 मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम विल बी 7। तो डायरेक्टली ऐड करना है बस दोनों को। हाँ, मैक्सिमम पूछा है डायरेक्टली ऐड कर दो, मिनिमम पूछा है डायरेक्टली माइनस कर दो। ओके, यस तो सर। 3 एंड 4 का जो रिजल्टेंट होगा वो 7 से ज्यादा नहीं हो सकता और 1 से कम नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। A man who walked a certain distance but not in a straight line can have a zero displacement, not have a negative displacement, have a displacement higher in magnitude to the distance, और या फिर लास्ट ऑप्शन है have a displacement equal in magnitude to the distance। अब ये समझना जरा, देखो एक मिनट, नहीं जीरो जरूरी नहीं है। देखो अगर कोई पर्सन है, उसने कुछ डिस्टेंस मूव किया लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं किया, तो मान लें अगर उसने कुछ ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ओके, तो ये तो डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक ये स्ट्रेट डिस्टेंस। तो ये बात तो श्योर है कि अगर पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना किया जाए तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल नहीं होगा। भाई दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कर्व्ड पाथ एंड स्ट्रेट पाथ इज द डिस्प्लेसमेंट, तो इक्वल नहीं होगा। तो एक जो हमारा ये वाला था हैव अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू डिस्टेंस, ये तो हो गया गलत। फिर आते हैं सी पे, हैव अ डिस्प्लेसमेंट हायर इन मैग्नीट्यूड टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता। एंड नॉट हैव अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, या हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, यस राइट? नेगेटिव, अब एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पर ये नेगेटिव में नहीं होगा। तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो कैसे पॉसिबल होता है जीरो डिस्प्लेसमेंट? जीरो डिस्प्लेसमेंट अगर वो जो है किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस सेम पॉइंट पर आ जाए, तो अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है और वापस सेम पॉइंट पर, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। Which one of the following is not a vector quantity? ये तो बता दो, सबसे आसान है। एनर्जी। एनर्जी जो है वो वेक्टर Energy. क्वांटिटी नहीं होती है, एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, तो A 0। 0। A girl runs once around a circular track of radius this and her displacement is 0। सर्कुलर ट्रैक पे रेडियस 0 होगा, जिस पॉइंट से चली वहां पर वापस आ गई।
सबको क्लियर है ना? ये पढ़ो. If a car rounds a bend at constant speed, then it will undergo zero acceleration. It will accelerate. Its velocity remain constant. The rate of change of velocity will be zero. इसका मतलब समझना जरा ध्यान से. ये कह रहा है कि यहाँ पर एक बेंड है. Look at this. ऐसे ये एक रोड था, ओके, और ये रोड में एक बेंड है और एक गाड़ी जो है वो जा रही थी ऐसे और उसने यहाँ जाकर के एक बेंड लिया इधर. तो बताओ क्या चीज करेक्ट है? बी. सब बी. इट विल एक्सेलरेट, है ना, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एंड इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा. ओके, फाइन. नेक्स्ट वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर डायग्राम इज द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स जीरो. अब ये बताओ, ये अभी ऊपर किया है वैसा ही होगा. सी. 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 तीनों का रिजल्टेंट जीरो. सी. तो सी. हाँ बिल्कुल, बिकॉज सी क्या बन रहा है हमारा? पॉलीगन लॉ फॉलो कर रहा है ना? पॉलीगन लॉ फॉलो कर रहा है. सेम डायरेक्शन में जब भी एक पॉलीगन बनेगा, चाहे वो ट्राइंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, व्हाटएवर इट इज, कोई भी अगर पॉलीगन बन रहा है और सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, सारे क्लॉकवाइज हैं, तो यहाँ पर ये चीज वैलिड हो जाएगी. ओके, नाउ वी मूव अप टू क्वेश्चन नंबर 8. बताओ जरा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. A body of mass m is placed on a frictionless inclined plane. The component of the block's weight in a direction parallel to the inclined plane is given by. अब ये तुमसे component कौन सा पूछ रहा है ये समझो पहले. Component तुमसे पूछ रहा है ये वाला. ये वाला component क्या होगा? तो अब ये देखो, यहाँ पर हमारा क्या है? mg वेक्टर नीचे है, तो इस mg के दो components हुए. एक component तो इधर हो गया और एक कंपोनेंट इस mg का हो गया नीचे. यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ भाई, इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक नीचे. क्लियर है बिल्कुल? तो यहाँ पर फिर बताओ, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ हम क्या लेते हैं? कंपोनेंट mg cos थीटा. mg cos अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, है ना? और ये वाला क्या हो जाएगा फिर? mg sin alpha. mg sin alpha. बिल्कुल वेरी गुड. तो ये कर लो फिर इसको. ये क्वेश्चन नोट, ये क्वेश्चन चाहो तो, पर या उससे तो मिल ही जाएगा तुमको नोट में. तो सर ये समझ नहीं आया सर, एक और बार बता दो. यहाँ पर देखो कि इसमें तुमसे ये पूछा था, पढ़ो क्वेश्चन. ए बॉडी ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन दिस, द कंपोनेंट ऑफ ब्लॉक्स वेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन. तो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली. इधर तुमसे कंपोनेंट पूछा है, तो इस mg के जो ये mg है, इस mg के दो कंपोनेंट हैं. एक कंपोनेंट ये रहा और एक कंपोनेंट ये रहा. अब क्योंकि अल्फा एंगल ये बन रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनता है वो mg cos अल्फा हो गया, और ये इसके परपेंडिकुलर वाला mg sin अल्फा हो गया. ठीक है सर. अंडरस्टूड? तो कौन सा आंसर हो गया इसका? बी. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. किसी को अगर जरा सा भी डाउट हो ना, बिल्कुल भी, तो तुरंत पूछना, इसमें हिचकना मत. ठीक है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. A force of magnitude f act to an angle alpha to the horizontal. The magnitude of horizontal component of the force is. तो बहुत आसान है. मतलब ये कह रहा है ऐसे x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है. f cos alpha. हाँ बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल से ऐसे बनाते हुए एक हमारा ये था f, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज अल्फा. तो तुमको कंपोनेंट पूछा है कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो इट विल बी f cos अल्फा. वेरी सिंपल. ओके, क्लियर है ना एवरीवन? f cos अल्फा, राइट. इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो. Sir, B, speed and mass. हाँ, which of the following pairs are both scalar quantities? Energy and force. नहीं, force हमारा वेक्टर होता है ना? तो A तो जो है वो गलत हो गया.
इसमें नहीं। and mass. और स्पीड एंड मास ही होगा, है ना? Yes, स्पीड sir. भी स्केलर क्वांटिटी है और मास भी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, so this is your correct option. Understood? Next, which of the following pairs are both vector quantities? एक मिनट, इसके बाकी ऑप्शन ये है तीन नीचे। Force Weight and and mass. acceleration. Acceleration. Sir, D. So D. ये ऑप्शन है Sir, D. फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। ये एक यहाँ पे मिसिंग हो गया है, कुछ ऐसे, ठीक है? तो हाँ भाई, the wind is blowing towards east. The pilot of an aeroplane wishes to fly due north. In which direction should he aim the plane? मतलब wind जो है वो जा रही है ईस्ट की तरफ। Wind is going towards east, okay? और पायलट जाना चाहता है नॉर्थ की तरफ। पायलट wants to go in this direction, मतलब कि रिजल्टेंट इधर होना चाहिए, राइट? B, sir. ये जो तीसरा, ये जो हमारा आ रहा है, this should be the resultant. कौन सा होगा? बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो अगर इधर से स्टार्ट करेगा तो जस्ट मिनट, ठीक है भाई, समझ आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें एवरीवन? बी करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर है ना भाई? या फिर दोबारा बताने की जरूरत है? बताओ कोई। तो बता दीजिए एक बार। देखो, मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा डायरेक्ट ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है? तो ईस्ट की तरफ विंड चल रही है, विंड की डायरेक्शन ये है ईस्ट की तरफ, राइट? हमको रिजल्टेंट चाहिए इधर, दिस शुड बी द रिजल्टेंट। अब ये अगर रिजल्टेंट बनाना है तो जो सेकंड वेक्टर होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? इधर होना चाहिए ना, तभी तो ये बनेगा रिजल्टेंट। ऐसे कुछ समझो कैसे भाई, अगर हमारे पास एक ये वाला और एक ये वाला दो वेक्टर हैं और इनका हमको बनाना है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा? पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन हो गया और ये वाला वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया। अंडरस्टूड? तो विंड और एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है उसका रिजल्टेंट इधर आना चाहिए नॉर्थ की तरफ, तो इधर ही होना पड़ेगा इसको। क्लियर है एवरीवन? तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। Which two forces of magnitude 20 Newton and 50 Newton act simultaneously on a body? Which one of the following forces cannot be resultant of the two forces? 40 Newton. 40 सर 20। 40 हो सकता है, 40 हो सकता है। So 20 So 20, sir. सर 20। 20 पक्का? हाँ, कैसे? अब ये भी बताया ना, अभी भी बताया कि अगर कहीं पर हमारा दो वेक्टर्स गिवन हैं ए और बी, तो मैक्सिमम होता है ए प्लस बी एंड मिनिमम होता है ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कि 20 प्लस 50 आ रहा है 70, तो 70 और 50 माइनस 20 यानी कि 30। तो जो भी हमारी वैल्यू ये आनी चाहिए, इट शुड बी इन बिटवीन 30 to 70 के बीच में। तो 30 और 70 के बीच में कौन सी वैल्यू नहीं है? 20। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। बताओ जरा।
Three forces of equal magnitude F act on a body as shown in the figure. The body does not accelerate. ऐसा इसमें बताना है accelerate होगी नहीं होगी या क्या होगा. The three forces of equal magnitude. ये तीनों forces का magnitude equal है, तो तीनों का resultant निकालना है basically हमको, है ना. और फिर पूछा है कि ये इसमें acceleration होगा या नहीं होगा, कैसे पता करेंगे. तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये दो दिख रहे हैं, एक ये F हो गया और ये एक F हो गया. इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम. तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कैसे पता करेंगे. पैरेललोग्राम बनाते हैं. तो ये हमने बनाया पे इसका पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बना और पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से जो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा. ओके, और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम कि जो हमारा रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट विल बी, क्या फॉर्मूला होता है भाई, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. वही करना है. अगर 2ab cos थीटा करेंगे तो थीटा तो यहाँ पे 90 है, थीटा तो 90 है, तो पीछे वाली टर्म cos 2ab cos थीटा खत्म. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और a और b दोनों ही f और f हैं. तो यहाँ पे हो गया ये रूट इज इक्वल्स टू रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना. एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. तो ये हमारा आ गया रूट 2f, राइट. हाँ बोलो सर. हम एक ही बार में तीनों का ही निकाल सकते हैं. नहीं, एक बार में तीनों का, फिर कोई कंपोनेंट वाला मेथड करना पड़ेगा तीनों का निकालने के लिए. हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये जो f है इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे. इधर आएगा f बाई रूट 2, इधर आएगा f बाई रूट 2. इसको कैंसिल नहीं कर पा रहा है ना. तो इसलिए जीरो तो नहीं है. डज नॉट एक्सेलरेट फर्स्ट तो जो ऑप्शन है वो तो गलत हो गया. क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो इसका वैल्यू आ रही है मैग्नीट्यूड, ये आ रहा है वेक्टर हमारा रूट 2f. ओके, तो ये जो रूट 2f है और f, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए. कौन कौन सा, ये f और ये रूट 2f, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. बट तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे. कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा. बट किसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ या रूट 2f की तरफ, रूट 2f की तरफ, क्योंकि वो ज्यादा है. और ये रूट 2f कौन से डायरेक्शन हो गई, ये हो गया हमारा, देखो ये ईस्ट. हाँ, ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है. तो इट इज साउथ ईस्ट, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, इसका सॉल्यूशन लिखना है तो ये सॉल्यूशन लिखना है या कुछ हिंट लिखने ना, तो ये हिंट साथ में लिखते रहो. बाद में होमवर्क में यही सारे क्वेश्चन जो है खुद से प्रैक्टिस करना, यही सारे क्वेश्चन. फिलहाल के लिए हिंट लिखना चाहते हो तो लिखते रहो, अदरवाइज फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी. हो गया, आगे बढ़े. यस सर. ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15. पढ़ो. हाँ भाई. A picture is hung on a wall in 3 different ways. हाँ, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, greatest in second. यस सर. ग्रेटेस्ट इन सेकंड. देखो जरा इसको मैं बोर्ड पे करवाता हूँ. ये ऐसे थोड़ा समझना मुश्किल होगा. इसको मैं बोर्ड पे करवाता हूँ, जरा इस पे ध्यान देना. ओके, जस्ट लुक एट दिस. सी, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि ये हमारा जो था रिजिड सपोर्ट ऊपर का वो था. ओके, और ये हमने एक स्ट्रिंग लगा करके, 2 स्ट्रिंग, और ऐसे वो फोटो फ्रेम को टांगा हुआ है. यही केस बन रहा था. अब जरा एक चीज सोचना कि जो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन लगेगा, उस टेंशन के 2 कंपोनेंट्स है ना. कौन कौन सा, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है. अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये t cos थीटा आएगा और ये t sin थीटा आएगा. अंडरस्टूड है. और यहाँ पर भी फिर यहाँ पर t करेंगे तो 2 कंपोनेंट आएगा. हाँ,
एक सेकंड। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे टी के, कौन कौन सा? एक इधर आ गया टी कॉस थीटा इफ दिस इज थीटा एंगल, और एक ये आ गया टी साइन थीटा। अंडरस्टूड? अब एक चीज जरा मुझे सोच करके बताना कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उठाने के लिए 20 न्यूटन फोर्स लगती है, ओके, 20 न्यूटन फोर्स की जरूरत है, तो ये जो टी है यहाँ पर, या एक काम इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लो ये वाला एंगल जो मैंने लिया है ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी 30 और ये वाला एंगल भी 30 है, बाद में 60 45 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जरा सोच करके बताना, एक तो ये केस हो गया, ओके, और एक केस ये है कि दोनों स्ट्रिंग्स जो थी उसको ऐसे लगाया हुआ है ना, दो स्ट्रिंग्स जो थी उनको ऐसे लगाया हुआ है, ओके। तो अगर, और इसको ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए फोर्स चाहिए मान लो 20 न्यूटन, तो 10 न्यूटन इस स्ट्रिंग में फोर्स लग जाए और 10 न्यूटन इसमें लग जाए तो ये ऑब्जेक्ट उठ जाएगा ना? हाँ भाई, 10 न्यूटन इसमें और 10 न्यूटन इसमें हो तो ये ऑब्जेक्ट उठ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं, अगर ये वाला टी में 10 न्यूटन ले लूं और ये वाला टी भी 10 न्यूटन ले लूं तो बताओ ये ऑब्जेक्ट उठेगा कि नहीं उठेगा? सोच के बताओ ध्यान से। उठेगा कैसे? अगर ये टी 10 है तो ये टी साइन थीटा कितना होगा भाई? 10 इंटू साइन 30 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन, ओके। और ये वाला भी टी साइन थीटा कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। तो इसका मतलब अब इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए भाई, फोर्स उठाने के लिए सिर्फ टी साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है ना, टी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला तो इसको उठाएगा नहीं, उठाएंगे कौन? सिर्फ टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा कितना हो रहा है? 5 न्यूटन ये और 5 न्यूटन ये, क्या ये ऑब्जेक्ट उठ जाएगा? नो सर, नहीं उठ पाएगा। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये फोर्सेस जो हैं ये बढ़ानी पड़ेंगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी? कि अगर मैं इसको 20 न्यूटन कर दूं, 20 न्यूटन, और ये वाला भी मैं इसको कर दूं 20 न्यूटन, तो अब ये फिर ये 20 साइन 30 करेंगे तो फिर ये 10 न्यूटन आ जाएगा, इसमें भी यहाँ पे 10 न्यूटन आ जाएगा, अब ये ऑब्जेक्ट उठ जाएगा, राइट। तो कौन सा केस के अंदर हमको टेंशन ज्यादा में लगानी पड़ रही है? फर्स्ट केस। फर्स्ट केस। इसका मतलब ये होगा कि जितना ऐसे फ्लैट, जितना एंगल ये बढ़ता चला जाएगा, ये वाला एंगल जितना ये दूर होती जाएगी स्ट्रिंग, उतनी ही हमको टेंशन ज्यादा लगानी पड़ेगी। अंडरस्टूड है? यस। कोई ऐसा जिसको लगे रिपीट करने की जरूरत हो तो बता देना। जी सर, रिपीट कर दीजिए। देखो, इस वाले के अंदर 20 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी, तो ऊपर 10 न्यूटन दोनों में लग रहा है, तो बोथ फोर्सेस आर इनफ टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने यही 10 न्यूटन जो है यहाँ पर लगा करके देखी, तो जब मैं इसमें 10 और 10 लगा रहा था तो ये 10 साइन 30 करके 5 न्यूटन आ रहा था, और ये भी 10 साइन 30 करके 5 न्यूटन आएगा। तो अब ये दोनों ऊपर फोर्सेस जो लग रही है 5 + 5 कितनी लग रही है? 10। तो वो तो इसको लिफ्ट नहीं कर पाएगा, तो हमको ये फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, 20 करनी पड़ेगी। तो फिर इसको 20 किया, 20 साइन 30 10 न्यूटन आया अपवर्ड डायरेक्शन, फिर ये 20 साइन 30 10 न्यूटन आया अपवर्ड डायरेक्शन, तो अब टोटल 20 हो गया। अब हम इसको उठा सकते हैं। तो 10 न्यूटन से नहीं उठ पा रहा था, लेकिन 20 से उठ रहा था, और यहाँ वाला तो सिर्फ 10 लगा करके ही उठ रहा था, तो हमको यहाँ पर कम टेंशन लगाने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ेगी, ओके। डन एवरीवन? इसको नोट कर लो, ये मीटिंग टाइम एंड होने वाला है अभी, तो वापस रीस्टार्ट करते हैं। सर, हाँ बोलो। सर वो एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देना सर एक बार। ठीक है, ये अभी रीस्टार्ट करते हैं, फिर दिखाता हूँ, ओके। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया था? इट इज लास्ट ऑप्शन। क्योंकि सबसे ज्यादा एंगल इसमें बन रहा है, तो सबसे ज्यादा जो हमारा टेंशन है जो वेस्ट होगी वो इसी में होगी। Therefore the answer is E. E हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ओके। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो जरा।
the pilot of a small aircraft need to fly from town X to Y, which lies northeast of X. Okay. While flying, the aircraft will encounter a steady wind blowing from the east. मतलब कि अब एयर है जो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो हो रही है. So he draws a velocity vector diagram to assist in setting his course directly. तो आप सोचो जरा क्या होगा इसमें. इसमें क्या पूछा हुआ है. हाँ, ऑप्शंस देख के बताओ जरा. What is the correct level for vector marked second in the diagram? ये जो second mark किया हुआ है, ये second क्या है? ये जो पायलट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है या फिर रिलेटिव वेलोसिटी है. किस तरह से आएगा ये सोचो. अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि उसको जाना कहाँ था. Where does he want to go? Which lies in northeast of X, right? इसका मतलब वो जाना कहाँ चाहता है. वो जाना चाहता है इस डायरेक्शन के अंदर. He wants to go in this direction. तो इसका मतलब ये जो थर्ड वाला है ये हमारा क्या हो गया. This is the result. तो ये तो हमारा रिजल्टेंट हो गया. अब ये याद रखना, जब भी हम किसी की एब्सोल्यूट टर्म में वेलोसिटी बोलते हैं ना, कि जब तुम सड़क पे चल रहे हो तो तुम्हारी गाड़ी की जो स्पीड होती है इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो यहाँ पर भी जो इसकी स्पीड बोलेंगे हम एयरक्राफ्ट की, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये सेकंड वाला क्या हो गया फिर. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अंडरस्टूड. और ये वाली वेलोसिटी क्या है. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयर या विंड जो भी है वो हम यहाँ पर बोल सकते हैं. अंडरस्टूड. तो ये दोनों का रिजल्टेंट है. सर हाँ बोलो. सर ये समझ में आया कि रिलेटिव टू ग्राउंड क्यों रहते हैं. रिलेटिव टू ग्राउंड बिकॉज ग्राउंड इज स्टेशनरी ना. जितनी भी वेलोसिटी जो भी हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो तो हमेशा रेस्ट पे रहने वाला है, ग्राउंड तो कहीं मूव करता नहीं. तो देयरफॉर एक हमेशा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लेते हैं हम जितनी वेलोसिटी लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके. जब भी वेलोसिटी ली जाती, जब भी हम एब्सोल्यूट टर्म में वेलोसिटी बोलेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है. तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू ग्राउंड. जो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. सर वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू एयर क्या होगा. रिलेटिव टू एयर. वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट रिलेटेड वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट रिलेटेड टू एयर, ये हो गया ना हमारा रिजल्टेंट. ओके. चले भाई आगे. Yes, sir. Okay. So next we move on to question number 17. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. A ball is thrown vertically in the air. The path traveled by the ball is indicated by the dotted line in the diagram below. तो ये हमको डायग्राम दे रखा है. Which of the following diagram represents the force acting on the ball before it reaches the maximum height? A. Yes, sir. सर ए. कौन सा. A? A. No. The correct B. option is B. करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्योंकि देखो एक बार बॉल अगर यहाँ से हाथ से छूट गई ऊपर की तरफ, उसके बाद उसमें फोर्स नहीं लगता. फोर्स तो सिर्फ उतने टाइम के लिए लगेगा जितने टाइम तक ये बॉल हाथ में थी. जैसे ही ये बॉल हाथ से अलग हुई तो अब कोई चीज इसको पुश थोड़ा ना कर रही है. एक बार तुमने पुश करके छोड़ दिया और पुश करके छोड़ने पर उस ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी गेन कर ली. अब तो जो ग्रेविटी नीचे लग रही है वो इसको, ग्रेविटी जो नीचे की तरफ लग रही है वो लगातार इस वेलोसिटी को कम करती जा रही है. और जब ये वेलोसिटी खत्म हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट हमारा मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा. अंडरस्टूड. तो एक बार ऑब्जेक्ट, अगर एक बार तुमने किसी बॉल को फेंका तो नीचे जब तक तुम्हारे हाथ में बॉल है उस तक में टाइम तक फोर्स लग रही है. हाथ से कांटेक्ट अलग होते ही देयर इज नो फोर्स, मतलब योर फोर्स कोई भी यहाँ पर नहीं होगी. अच्छा, एक फोर्स यहाँ पर हो सकती है बट वो हमको बोला नहीं है इसमें कि अगर हम यहाँ पर एक फोर्स मान लें ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन, बट एयर फ्रिक्शन की भी फोर्स मोशन के अगेंस्ट ही लगती है. तो एयर फ्रिक्शन भी लगेगा तो नीचे ही लगेगा, ऊपर नहीं लगने वाला है ना.
तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, द फाइनल आंसर इज बी, दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कि जो भी फोर्स लगी है नीचे ही लग रही है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोलो। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज इट। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 18। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर ये नीचे करना पड़ेगा मुझे। The diagram to the right shows the direction of three forces acting on a moving sports car. The car is traveling at constant speed. अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पर जा रही है, if velocity is constant, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया भाई? If velocity is constant, then Zero. acceleration is 0. 0, and if acceleration is 0, then force is also जीरो। 0. इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जो लग रही है इस गाड़ी पर, वो नेट फोर्स कितनी है? द नेट फोर्स इज 0। अंडरस्टूड? नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि टोटल फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू टोटल फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड? और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी फोर्स कौन कौन सी है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में है सिर्फ एक, दैट इज फॉरवर्ड थ्रस्ट, और रिवर्स डायरेक्शन में है एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो फॉरवर्ड थ्रस्ट है, दिस फॉरवर्ड थ्रस्ट should be equal to these two forces. Understood? ये है, this forward thrust should be equal to air resistance plus friction. तो मैं यहाँ पर एक सिंबल लगा देता हूँ तो तुमको थोड़ा आसानी रहेगी। ये समझ आ गई बात? ऊपर कर दूं? Yes. ठीक है, okay. तो अब बताओ इसमें देख करके क्या चीज होनी चाहिए कि हमारा फॉरवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन प्लस एयर रेजिस्टेंस। देखो किसमें ये बात ट्रू है? डी डी D, sir. हाँ, ओके, बात समझ आई? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया तो बोलना। क्लियर एवरीवन? सर 4-0 इसलिए ये किया। हाँ, 4-0 था ना ऊपर वाले केस में। यहाँ पर हमने देखा कि क्योंकि जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब क्या है कि टोटल फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल बैकवर्ड फोर्स, एंड टोटल फॉरवर्ड फोर्स इज दिस, एंड टोटल बैकवर्ड फोर्सेस, देयर आर टू बैकवर्ड फोर्सेस, दिस एंड दिस, तो ये दोनों का सम इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड फोर्स। अंडरस्टूड? सर हाँ कनिष्क बोलो। सर ये जो फॉरवर्ड थ्रस्ट है ये गाड़ी लगा रही है ना? हाँ सर, तो ये तो थोड़ी ज्यादा होगी तभी गाड़ी मूव करेगी ना? बिल्कुल नहीं, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। जब गाड़ी ने वेलोसिटी गेन करी होगी तो उस वक्त उसने अपनी फोर्स लगा करके थोड़ी ज्यादा फोर्स लगा करके वेलोसिटी गेन कर ली। उसके बाद में वो जो है उतनी ही फोर्स लगा रही है गाड़ी कि एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन बैलेंस हो जाए, तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट रह जाएगी स्पीड। ओके सर। ओके, अगर गाड़ी को अपनी स्पीड बढ़ानी है तो फोर्स फिर ज्यादा करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ स्केलर क्वांटिटी? बताओ। सी। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ऑलराइट, यस सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। An aircraft is flying due west in a crosswind. वेस्ट की तरफ जा रहा है in a crosswind that blows from north to south. मतलब कि ये फर्स्ट वाला हमारा विंड हो गई, और सेकंड क्या हो गया? सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, है ना? The pilot draws the following vector diagram to establish the aircraft's correct heading. तो बताओ जरा, थर्ड वाले का पूछ रहा है, थर्ड वाला क्या है? What is third? Resultant velocity.
रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी। हाँ, रिजल्टेंट वेलोसिटी विद रिलेटिव टू ग्राउंड ही आ जाएगा, दिस इज इट। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो जरा, बताओ। एक डी ऑप्शन भी होगा इसका, ये नीचे है, पहले इस पे देख लेते हैं। Three forces F1, F2, F3 act simultaneously on an object O, which is in equilibrium. Now, what is the meaning of this word equilibrium? Equilibrium का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो है कहीं मूव नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन 0 है और फोर्स भी 0 है। ओके, फोर्स भी 0 है। ये तो ये इट इज आस्किंग विच इज नॉट ट्रू। ऑलराइट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो अगर नेट फोर्स 0 है तो हमको यही दिख रहा है टोटल रिजल्टेंट फोर्स 0 है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज द रिजल्टेंट फोर्सेस F1, F2, F3 इज 0। इज इट ट्रू? Yes, sir. फर्स्ट तो ट्रू है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट द फोर्सेस F1, F2, F3 लाई इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। सर जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, बट हो सकता है ना। एक प्लेन में लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आसानी से दे देंगे। बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। फोर्स F3 is the resultant, force F3 is the resultant of the force F2 and F3। अच्छा नहीं, एक मिनट, सेकेंड ऑप्शन देखना। F1, F2, F3 लाई इन द सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन में होंगे तभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना। मान लो ये दो वेक्टर्स हो गए, दो तो हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे, और अगर तीसरा वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो फिर वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो गई। बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये भी करेक्ट है। फोर्स F3 इज द रिजल्टेंट। हाँ बोलो। फिर अगर तीनों ही अलग अलग प्लेन्स में हैं तो फिर तीनों के अलग अलग प्लेन को कैंसिल आउट नहीं करेगा बच्चे। दो वेक्टर का रिजल्टेंट और ये जो है सेम प्लेन में आना चाहिए तभी कैंसिल आउट करेंगे। अगर डिफरेंट प्लेन हो गया तो ये कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। F1, F2 जो ये हमारे वेक्टर हैं, F1, F2 का रिजल्टेंट मान लो ऐसे आ गया, तो फिर ये दोनों वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम प्लेन में होने चाहिए, ये तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, अदरवाइज कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। फाइन ठीक है भाई। अगर ये सेम प्लेन में नहीं हुए तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे ना। समझ आया ये? और बोर्ड पे करूंगा एक्सप्लेन, बताओ। ये बात क्लियर है या बोर्ड पे एक्सप्लेन करूं? सर आ गया। ठीक, अगला फोर्स F3 इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स F2 एंड F3। ये तो गलती हो गया। F2 और F3 का रिजल्टेंट F3 कैसे हो सकता है ना? तो ये वाला गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं, शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? द सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस इन एनी चोजन डायरेक्शन इज 0। डी तो ट्रू है, तो सी ही हो गया, राइट। द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर इज सी। आगे बढ़े। Look at this question number 22. देख लिया? इसको ड्रॉ कर लो, बिकॉज मैं अभी नीचे करूंगा तुमको ये दिखेगा नहीं फिर। इसको ड्रॉ कर लो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जल्दी। यस सर। वर्टिकली डाउनवर्ड तो इसमें कोई आया ही नहीं। रिजल्टेंट 0 होगा ना। एक मिनट, बी और नीचे वाले चेक करें।
हाँ राइट, यही होगा बिकॉज पॉलीगन इसी में बन पा रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके, तो बी हमारा हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको बना लो बिकॉज इसके नीचे फिर 3 क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड। पहले इसको ड्रॉ कर लो। तो ड्रॉ कर लिया। कर लिया? Yes, ठीक है, sir. पढ़ो क्वेश्चन नंबर 23। द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स V एंड R इज। V और R का रिजल्टेंट, V कहाँ गया? पर V नहीं है। U होगा शायद से। V यही होगा फिर, ये वर्टिकल वाला जो है, इसी को मान लेते हैं। चलो V। बताओ। ये तो पैरेललोग्राम से होगा ना। हाँ, पैरेललोग्राम से बता दो या कैसे भी। V और R का रिजल्टेंट, दिस इज V, वेयर इज R? R ये रहा, तो V और R का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? Q होगा, है ना? तो क्यों? V और R पैरेललोग्राम बनाओ। इसका V और R का पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? एक तो ये लाइन हो गई, ये और ये बन गया ना ये वाला पैरेललोग्राम। ओके, यस सर। दिस इज अ पैरेललोग्राम और ये डायगोनल, तो Q और रिजल्टेंट हो गया। बिल्कुल ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 24। The equilibriant of force V and S is। अभी इक्विलिब्रियंट क्या होता है? इक्विलिब्रियंट वो वेक्टर होगा जो V और S के रिजल्टेंट के अपोजिट होगा। ठीक है, तो देखो जरा, V और S के रिजल्टेंट के अपोजिट। V तो ये रहा Q। हमारा, V और S का रिजल्टेंट, एक मिनट, हाँ, V और S का रिजल्टेंट ये हो गया। इसका वजह, हाँ राइट, Q होगा। ठीक है भाई, इट विल बी Q। दोनों का Q ही आ रहा है। थर्ड वाले का देख लो फिर। थर्ड वाला, if P is 100 Newton and angle theta is 30 degree, then the magnitude of force V is। अच्छा, P जो है वो 100 न्यूटन है। P is 100 न्यूटन, 50 न्यूटन, और ये एंगल 30 डिग्री है। बताइए, माइक म्यूट करो। तो 50 ये है, न्यूटन। कौन सा पूछा था? Q पूछा है क्या? P पूछा है? V। The magnitude of V is, हाँ तो ये sin 30 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, ये P हो गया तो यहाँ पर आएगा, ये इधर की साइड आ जाएगा P cos 30, जिस तरफ एंगल बनता है उधर आ जाएगा P cos 30, एंड देन फिर उधर आ जाएगा P sin 30। बिल्कुल ठीक, दिस इज P cos 30। किसी को ना समझ में आया तो लिख लेना ये, और फिर ये उधर आ जाएगा हमारा P sin 30। बिल्कुल ठीक, समझ आ रहे हैं भाई क्वेश्चन से सारे? Yes, sir. ये ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। 26 पढ़ो। 25th हो गया। वो तो उसी में आ गया ना, ये हो तो गया। अच्छा ठीक है। ये बताओ।
3 horizontal forces of equal magnitude act on the on a box. साउथ-वेस्ट। 3 फोर्सेस लग रही हैं तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? साउथ वेस्ट होगा ना सर? सर अभी तो करा था ये। हाँ बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन क्या बना भाई, इस वाली फोर्स का और इस वाली फोर्स का दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर आएगा, है ना? और इसका रिजल्टेंट ज्यादा आएगा कंपेयर टू इसके। साउथ वेस्ट तो हुआ, कैसे डी कैसे डज नॉट एक्सेलरेट? क्यों? तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, तो अगर हमारा ये भी एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, राइट? तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका बी ए वाला इन दो, इसको इस एफ और इस एफ का रिजल्टेंट कितना आएगा? ये आएगा √2। हाँ एफ √2 या √2 एफ जो भी है। तो अब इसमें और इसमें ग्रेटर फोर्स कौन सी है? इसमें और इसमें ये ग्रेटर फोर्स है, देयरफॉर इधर डायरेक्शन में होगा साउथ वेस्ट। ओके यस सर। चलो 27 ये क्वेश्चन पढ़ लो पहले। In which of the following vector diagram is the resultant of the 3 vectors 0? वही लॉ पॉलीगन लॉ हो गया, सी लॉ हो गया ना, सी है, पॉलीगन लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद कुछ ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, पढ़ो। A sailing boat is kept motionless in fast-flowing river by ropes held by 2 boys A and B on the opposite banks as shown in the diagram. The water exerts a force of 450 Newton, ठीक है, on the boat. The angles of the ropes connecting A and B with the boat with respect to the river bank are this and this, shown in the diagram. Okay. निकालना क्या है तो बोला ही नहीं। हाँ ये दे रखा है। Give a reason why is it correct to say that the forces acting on the boat are in equilibrium? क्योंकि बोट मूव नहीं कर रही, that's why, है ना? और draw a fully level diagram of forces indicating all the forces acting on the boat. By means of accurate vector diagram using a scale of 1 centimeter is equal to 50 Newton. और by calculation determine the magnitude of the force acting on the boat. तो ये फर्स्ट वाला पार्ट छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं हमको। ये accurate vector diagram using this one ये रहने दे सकते हैं, हम ये करेंगे यहाँ से। By calculation determine the magnitude of force acting on the boat, ठीक है? पेपर में ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ड्रॉ करना है? क्यों नहीं, बिल्कुल। ड्रॉ कैसे करना है, मतलब डायग्राम, वेक्टर डायग्राम बताना है। वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा देखो समझो, तो बड़ा सिंपल, इसको ऐसे बनाएंगे, मैं बना के दिखाता हूँ। एक तो ये बनाया हमने, एक ये बन रहा है जो कि ये वाली फोर्स हो गई जो कि रिवर लगा रही है, ओके। और एक जो फोर्स हो गई हमारी ये हो गई विच इज एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री, तो दिस इज द फोर्स। एंड एक हमारी फोर्स हो गई ये वाली विच इज एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, एक फोर्स ये हो गई। अंडरस्टूड? बस इसमें एंगल्स दिखा दो। तो एंगल्स कैसे दिखा देंगे हमें, ये यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा बना देते हैं, ऐसे ही मैंने एक एक्सेस बना दी। अब इसके अंदर एंगल्स दिखा दो। तो एंगल्स कैसे दिखाएंगे, ये वाला एंगल 55 हो जाएगा, ऊपर वो 55 है, तो ये भी हमारा ये एंगल 55 हो गया। अंडरस्टूड? और ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हमारा, हाँ ये वाला एंगल 35 हो गया, ठीक है ना? और अब इस पे ये इक्विलिब्रियम में है, तो अगर तुमसे मान लो ये वाली फोर्स कितनी गिवन है, दिस फोर्स इज गिवन 450 न्यूटन, ओके, 450 न्यूटन। रिजल्टेंट तो तीनों का 0 आने वाला है। फोर्सेस गिवन है क्या इसमें? नहीं, फोर्सेस गिवन नहीं है, तो रिजल्टेंट तो 0। हाँ, तो ये दोनों फोर्सेस अगर हम निकालने लग जाएं, ए और बी फोर्सेस अगर हम निकालें, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके। तो ये फोर्सेस अगर हम निकालने लगे तो कैसे निकालेंगे? इसके कंपोनेंट्स डिवाइड कर लो, राइट? कंपोनेंट कैसे कैसे डिवाइड हो रहे हैं, ये ए वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। अंडरस्टूड?
तो ये कंपोनेंट कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा a cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ये वाला a cos थीटा हो गया यहाँ पर, दिस इज a cos थीटा, ठीक है भाई। ये a cos 55, अगर इसको मैं बोर्ड पे करा दूं ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें दिक्कत रहेगी। ये पहले बना लो, इसको एक बार ड्रॉ कर लो रफली, तो मैं इसको बोर्ड पे करा देता हूँ। चलो, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा करने में। वैसे ऐसा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, मैंने पहले कराया हुआ है। कर सकते हो अपने आप ट्राई, है कराने की जरूरत है? इसमें यही तो करना है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 450 न्यूटन। बट फिर ये दिक्कत पड़ेगी ना कि उसका वहां से ए और बी की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, दो दो वेरिएबल हो जाएंगे, तो एक ही इक्वेशन से दो दो वेरिएबल कैसे निकालोगे? तो फिर इसको कैसे कंपोनेंट इसको कंपोनेंट मेथड से ही करना पड़ेगा। डायग्राम बना लिया? फिर बी का ए कंपोनेंट ए नहीं हो जाएगा? देखो देखो, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए के कंपोनेंट डिवाइड करते हैं, तो ये कंपोनेंट, दिस इज वन कंपोनेंट एंड दिस इज अनदर कंपोनेंट। तो ये यहाँ पे हो गया ए कॉस 45 और ये हो गया ए साइन 45, अंडरस्टूड। फिर यहाँ पर 55। इसके बी, इस बी का डिवाइड करें, ओ 55 सॉरी 55 और साइन 55, अंडरस्टूड। फिर यहाँ पे इसके बी के कंपोनेंट डिवाइड करें, तो बी का इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। तो बी का कंपोनेंट ये कितना हो रहा है, बी कॉस 35, और ये वाला हो रहा है हमारा कितना, बी साइन 35। ओके, अब ये वाला पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम में मूव नहीं करता, तो क्या होता है, इसका टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, एंड टोटल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स टुवर्ड्स राइट। तो दो इक्वेशन बनेंगी, यानी कि टोटल अपवर्ड फोर्स, मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे ही, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, है ना। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड कितना है ए साइन 55, डाउनवर्ड कितना है बी कॉस बी साइन 35। इनकी वैल्यू बता दूंगा मैं अभी, एग्जाम में अगर आता है तो वैल्यू तुमको गिवन मिलेगी। और इसके लिए अगर हम करें वर्टिकल, इसके राइट और लेफ्ट वाले के लिए, तो टोटल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल फोर्स टुवर्ड्स राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास a cos 55 प्लस b cos 35 इज इक्वल टू 450। ये cos 35 और 45 की वैल्यू मैं तुमको बता देता हूँ, इसको सॉल्व करके और निकालो आंसर जो है a और b वो कितना आएगा, अंडरस्टूड। इसको डायग्राम को ड्रॉ करो। साइन 35 है हमारा, साइन 35 डिग्री इज 0.57, ठीक है। और साइन 55 डिग्री is 0.82। cos 35 0.82। तो cos 35 का 0.82 उल्टा उल्टा ही हो जाएगा 0.82, और साइन सॉरी cos 55 कितना हो जाएगा 0.57। ओके, कर लो।
कितना आ रहा है बताना? A is equals to 370.06. 370.06 Yes sir. और B 257.23. 257.23। Rocks. चलो ओके कर लो इसको। देखो जरा, तो जो बाकी क्वेश्चंस हैं हमारे इसके अंदर, ये आप लोग कर लोगे ट्राई, ठीक है। ये एक ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 to 5 क्वेश्चंस बचे हैं बस, 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, एक तो हमने कर ही लिया। ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है जो अभी हमने किया था। अच्छा, इसमें ये क्या करोगे, ये जो दे रखा है ना, थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ हिंट, तो इसको कर लेना। इसमें यहाँ पर क्या करना है कि ये वाली जो फोर्स है 380 न्यूटन जो नीचे लग रही है, इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो ये टेंशन है ये भी इतनी है 350, ओके। और यहाँ पर इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन लोगे, जो फोर्स लोगे, दैट विल बी 500। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो ये जरा इनको अटेम्प्ट कर लेना, ट्राई करना सारे क्वेश्चंस करने को, ठीक है। कुछ डाउट्स होंगे, ये लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा, कोई क्वेश्चन अगर दिक्कत आती है करने में तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा इसको। तो आज हमारा फाइनली जो है वेक्टर खत्म। वेक्टर प्रोडक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के, उसका मैं कर रहा हूँ, थोड़ा असाइनमेंट रेडी उसका देता हूँ, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के और क्वेश्चन करेंगे। पर नेक्स्ट क्लास में फॉर श्योर हम कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो कोई क्लास मिस मत करना, राइट। अभी किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। Sir, relative velocity. हाँ, Sir, relative velocity कोई एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है? समझ नहीं आया था वो। किसकी? रिलेटिव वेलोसिटी की? Yes sir. रिलेटिव वेलोसिटी अभी वापस आएगा टॉपिक, टेंशन मत लो, तो अच्छे से कराऊंगा। एक बार वापस, बहुत अब तो बहुत बेसिक बताया था, अभी एक बार फिर वापस आएगा टॉपिक, तब करेंगे, ठीक है। Okay sir. हाँ, वापस होगा अभी टॉपिक, ओके ठीक है। फिर आज इतना ही रखते हैं, ओके Thank you sir. ओके।